पिछली वीडियो तक हम प्रेजेंट टेंस की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पढ़ाई करनी है। तो आइए इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब कि भूतकाल का वह समय जो अपूर्ण अवस्था में होता है। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहेंगे परिभाषा। साथ में आप नोट भी करते चलेंगे, डैश करके आप नोट करेंगे, डेफिनेशन हेडिंग डाल करके नोट करिए। वह काल, या ऐसा लिखिएगा, इस काल के वाक्यों में, इस काल के वाक्यों में किसी कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होने का, किसी कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होने का भाव प्रकट होता है, लेकिन उसके पूर्ण होने का कोई भाव नहीं होता। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का भूतकाल में प्रारंभ होने का भाव होता है, परंतु उसके पूर्ण होने का कोई भाव नहीं होता। मतलब इसका ये कि कोई ऐसा सेंटेंस होगा कि जो ये बयां करेगा कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ है, लेकिन समाप्त हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। डिफिनेशन हमने जान लिया। आइए हम आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। मतलब इसका पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अगली हेडिंग आप डालेंगे आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पहचान। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या है ये आप जान लिए। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसे आप नोट करें। इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या आ और ई, आ या ई का उच्चारण आता है। एक बार फिर से सुनिएगा। इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ अथवा ई का उच्चारण आता है। मतलब इसका ये हुआ कि इस टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उन सब के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ और ई का उच्चारण आएगा। जैसे मैंने कहा, वह स्कूल जाता था, आ आया लास्ट में। वह खाना खाती थी, ई आया लास्ट में। मतलब इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आ अथवा ई का उच्चारण आएगा, या फिर ता था, ती थी, ये शब्द आएंगे। आपको पूर्व की भांति पता भी है कि हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट का डिफिनेशन और पहचान हमने जान लिया। आइए हम इसके फर्स्ट सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस आप हेडिंग डालते रहिए। साथ में इसका ए पार्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट सेंटेंस का नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या नाम है? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। एक चीज़ और आपको हम बता दें, पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहिए, चाहे स्वीकारात्मक वाक्य कहिए, चाहे साधारण वाक्य कहिए, सभी बातें एक ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हूँ तो आगे आप कंफ्यूज हो जाएं, कहीं अगर अफर्मेटिव मिल जाए तो आप सोचें कि यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव लिखाया गया था,
अफर्मेटिव क्या है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के तीनों नाम हैं, चाहे इसे अफर्मेटिव कहिए, चाहे इसे सैंपल कहिए और चाहे पॉजिटिव सेंटेंस कहिए। चलिए इस सेंटेंस को सॉल्व करने का रूल हम लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल आप लिखेंगे, इस काल के वाक्यों का या इस काल के वाक्य में सभी सब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो रूल फर्स्ट में लिखेंगे ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। रूल सेकंड लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में, रूल सेकंड में लिखेंगे आप, यदि किसी वाक्य में आदत प्रकट की जाए तो, यदि किसी वाक्य में आदत प्रकट की जाए तो उस वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फार्मूला भी आप लिख लीजिए, तब फिर आगे हम एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक रूल आप और लिख लीजिएगा, रूल थर्ड में, प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क यदि आप सेंटेंस के बाद में नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। एक फार्मूला इसमें और बनेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को ब्रैकेट में कर दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह स्कूल गया, मैंने खाना खाया, या फिर मैंने कहा गया को गया, गया को गया। थोड़ा सा आप चौंक रहे होंगे, सेंटेंस अटपटा लग रहा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम करने की कोशिश करते हैं। आपके पॉजिटिव सेंटेंस में दो फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। ये इस फार्मूले का इस्तेमाल आप उस वाक्य में करेंगे जहाँ पे आदत प्रकट की जा रही हो। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ऐसा भी लिख दिया कि वह मैच खेला करता था, वह मैच खेला करता था, मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था। तो ऐसे वाक्य जब हैं, जैसे इसमें लिखा गया कि वह मैच खेला करता था, मतलब ये कि उसकी ये आदत है कि वो खेला करता था। पूर्व की बात हो रही, भूतकाल की। भूतकाल में उसकी आदत थी कि वो मैच खेला करता था।
और जब यहाँ कहा गया वह स्कूल गया, तो हमने भी आपको आइडेंटिफिकेशन में लिखाया है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ और ई का उच्चारण आता है। तो आप ध्यान से देखिए, वह स्कूल गया, आ आया लास्ट में। मैंने खाना खाया, आ आया लास्ट में। गया, गया को गया, आ आया लास्ट में। वह मैच खेला करता था, ता था आया लास्ट में। मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था, यहाँ भी आदत, इन दोनों वाक्यों में आदत है। तो आदत वाले वाक्य को अभी हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि अगर हमें टेंस पहचानना है तो हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं, और हमने लास्ट के वर्ड को देखा तो इसके वाक्य के अंतिम में आ और ई का उच्चारण है। इसका मतलब ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होगा। आइए हम अपने फार्मूले पर चर्चा कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारा कह रहा है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है वह स्कूल गया, मतलब स्कूल कौन गया है, वह। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा फार्मूला कह रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब है गया, मतलब जाना, और जाने की अंग्रेजी होती है गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है बेंट। फिर हमारा फार्मूला कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेंट। गया तो कहाँ पे गया, स्कूल गया, बेंट टू स्कूल। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी लिखा है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रहे कि यदि इस ऑब्जेक्ट के बाद और कोई शब्द इसमें बच जाएगा तो अदर वर्ड में लिखा जाएगा, और अगर नहीं बचा तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा दिए, हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, मैंने खाना खाया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो खाना खाया। ध्यान दीजिएगा, खाना दो होता है, एक मुंह में डाला जाता है, तो जो मुंह में आप डाल के कूच रहे हो उसका होता है ईट, उसकी अंग्रेजी, और जो थाली में रखा हुआ खाना है उसका फूड होता है। तो ये कूच रहे हैं, आप मुंह में डाल लिए हैं, और ये खाना थाली में रखा हुआ है। तो जो आप मुंह में डाल दिए हैं, कार्य शुरू कर दिए हैं कूचने की, चबाने की, उसकी अंग्रेजी होती ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म होता एट। ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म तक होते हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ने लिख दिया, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है खाना, यानी वो थाली वाला खाना। तो एट द फूड। अब इसमें और कोई शब्द तो बचा नहीं, इस नाते अदर वर्ड नहीं है। तो अदर वर्ड अगर नहीं है तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देंगे। आइए फिर अगला सेंटेंस आपको दिया गया था, गया, गया को गया। ये आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, बट आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। एक गया तो व्यक्ति है, और एक गया माने गया जो चल के गया, और एक गया स्थान है। फिर से सुनिएगा, एक व्यक्ति है, एक स्थान है, और एक गया माने जाना। तो व्यक्ति का नाम है गया, तो हम लिखेंगे गया, ठीक। और जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट टू, कहाँ पे गया, गया। यानी एक गया नाम का आदमी है जो गया नाम की जगह पर गया। एक गया नाम का व्यक्ति है जो गया नाम की जगह पर यहाँ से गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि गया, गया को गया, मतलब एक गया नाम का आदमी गया नाम की जगह पर गया। गया माने चल के गया। तो इसकी अंग्रेजी हो गई गया बेंट टू गया। तो इसमें कोई आदत नहीं प्रकट की गई थी, इस नाते हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसका ट्रांसलेशन कर दिया वेरी सिंपल रूप में। अब दो फार्मूले लिखाए गए थे आपको, सेकेंड वाले फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ होगा ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। लिखा गया वह मैच खेला करता था, मतलब उसकी आदत थी कि वो मैच खेला करता था। तो था से हमें पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें नहीं आया, नेगेटिव नहीं है। क्या क्यों नहीं आया, इसके मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, और क्या क्यों नहीं, दोनों नहीं आया, इसके मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस के इस वाले फार्मूले का ट्रांसलेशन हम करते हैं। तो इस वाले फार्मूले में सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट इस हमारे वाक्य में है वह, वह की अंग्रेजी होती है ही। और फिर हमारा फार्मूला कह रहा है कि यूज्ड टू का प्रयोग करिए। तो हमने यूज्ड टू का प्रयोग कर लिया।
फिर कह रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकंड लगा था, यहाँ फर्स्ट लगेगा। तो खेलने की अंग्रेजी करता था, ये आपका पहचान है। मैच खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। कोई कुछ भी खेलेंगे आप तो प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, और यहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो खेला तो क्या खेला, प्ले टू मैच। अब और कोई शब्द बचा नहीं है, इस नाते फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अब अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था, यानी यहाँ भी आदत है कि वह अंग्रेजी पढ़ा करता था मैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी होती है आई के साथ यूज टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड फर्स्ट फॉर्म में। फिर ऑब्जेक्ट तो क्या पढ़ता था, रीड द इंग्लिश। और कोई शब्द बचा नहीं, इस नाते लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन करते समय आप यदि फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं हो सकता। यदि आप फार्मूले को छोड़कर चलेंगे तो शायद आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाए। जिस प्रकार ट्रेन यदि पटरी पे चलती रहेगी तो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। अगर वो पटरी से बाहर हो गई तो मार्ग से विचलित होकर के दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। इस प्रकार आप पॉजिटिव सेंटेंस की पढ़ाई पूर्ण कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब इस सेंटेंस के बाद हमारे सेंटेंस की पारी आती है अगले की, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियोज़ में हम हिंदी में नहीं और अंग्रेजी वाले सेंटेंस में नाट बढ़ा दिया करते थे, तो आज वाले वीडियो में ऐसा संभव नहीं है कि हम बढ़ा ले जाएं। तो फिलहाल इसको आज मिटाना पड़ेगा पूर्ण रूप से, और उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, और इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल आप लिखेंगे, रूल फर्स्ट, ये हेडिंग डाल करके रूल फर्स्ट लिखेंगे। वाक्य में नहीं शब्द आने पर, वाक्य में नहीं शब्द आने पर ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट, आई बी यू दे सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। रूल सेकंड में लिखेंगे, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए नेबर का प्रयोग करते हैं, तथा नेबर का प्रयोग करते हैं, तथा उस वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु नेबर के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। चलिए फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसमें भी दो फार्मूले होंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और एक फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस नेबर
प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिएगा, वाक्य भी कुछ लिख देते हैं आपके सामने। जैसे अभी हमने लिखा था कि वह स्कूल गया, तो इस बार क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं गया। उसमें मैंने लिखा था कि मैंने खाना खाया, तो इस बार क्या हो जाएगा, मैंने खाना नहीं खाया। या फिर वह स्कूल कभी नहीं गया, वह स्कूल कभी नहीं गया। आइए, आपको हमने 2 रूल लिखाया है। पहले रूल में लिखाया गया है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए सभी सब्जेक्ट के साथ नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आया तो उसके लिए नेबर का प्रयोग करते हैं और नेबर के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, जैसा कि आपके फार्मूले में दिखाई दे रहा है। अब जैसे लिखा है वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया मतलब इसमें खाली नहीं आया हुआ है, और जब नहीं आया हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला हमारा कह रहा है कि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की अंग्रेजी ही, और उसके बाद आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड लगाते हैं, और अगर नहीं आया है तो नॉट लगाते हैं। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है गया, और जाने की अंग्रेजी होती गो, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट इसमें हमारा है स्कूल, और कोई शब्द इसमें बचा नहीं है, इस नाते अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे लिखा गया मैंने खाना नहीं खाया, मतलब इसमें भी नहीं आया है, तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने की अंग्रेजी आई, फिर डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब खाया, खाए की अंग्रेजी होती है ईट द फूड, इसमें भी कोई अदर वर्ड नहीं है, इस नाते हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये वाला सेंटेंस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वह स्कूल कभी नहीं गया, मतलब इसमें कभी नहीं शब्द आ गया, और जब कभी नहीं आ जाए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट का मतलब हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद कभी नहीं आया है तो हम नेबर का प्रयोग करेंगे, और अगर कभी नहीं आया होता तो फिर डिड लगाते, नॉट लगाते, लेकिन अगर कभी नहीं आ जाएगा तो ही डिड नॉट के जगह पर हम क्या लगा लेंगे, नेबर का प्रयोग कर लेंगे, और नेबर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब यहाँ पर है गया, जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो का सेकंड फॉर्म होता है बेंट। सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यानी कहाँ पे गया, बेंट टू स्कूल। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कोई है नहीं इसमें, इस नाते हम लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होगा कि यूज्ड टू वाला जो सेंटेंस है उसका निगेटिव कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर हो गया कि वह स्कूल नहीं जाया करता था, तो जब उसकी आदत आप कट कर दिए तो ऐसा करता ही नहीं था, तो कौन सी आदत। फिर भी अगर मान लीजिए अपवाद स्वरूप कोई पूछता ही है तो उसी यूज्ड और टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे आप। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फिर अगले सेंटेंस की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा इस नाते है कि इसके पहले मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस, टेंस पहचानने के तरीके बता चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो को देखें, जिससे आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस, टेंस की जानकारी हो जाए, तो फिर आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग आप डाल लेंगे अगले सेंटेंस का, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यदि आप मेरी पुरानी सभी वीडियो देख चुके होंगे तो शायद आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि हमने ये जगह क्यों छोड़ रखी है। फिलहाल आपको जगह नहीं छोड़नी है, वो जगह आगे कवर हो जाएगी। चलिए इसमें रूल फर्स्ट आप लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में पहले आने पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में पहले आने पर
उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा उसके स्थान पर सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं तथा उसके स्थान पर सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। ये रूल फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा शेष भाग का ट्रांसलेशन रूल फर्स्ट के अनुसार करते हैं। रूल थर्ड लिखिए आप, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। चौथा रूल आप लिखेंगे प्रत्येक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपके सामने फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप सेंटेंस पहचान पा रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका हम बताए थे कि अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये आ जाए तो इंट्रोगेटिव होता है। तो देखिए, पहला रूल आपको लिखाए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आने पर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा इसके स्थान पर सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। अगर पहले आ गया तो इसके जगह पर हम सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वह की अंग्रेजी ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब इसमें है गया, जाने की अंग्रेजी होती गो और गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, फिर ऑब्जेक्ट यानी गो टू स्कूल। अब कोई अदर वर्ड इसमें है नहीं, इस नाते हम लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगला सेंटेंस भी वैसे है जैसे हमारा पहला था। इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आया है, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है दे और वर्ब हमारा गए, जाने की अंग्रेजी होती गो, फिर टू कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस हमारा है वह स्कूल क्यों गया, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड आपके वाक्य के बीच में आ गया। और जब बीच में आ जाता है तो आपको लिखाया गया भी रूल कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी वह की अंग्रेजी ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है गया और जाने की अंग्रेजी होती है गो, फिर कहाँ गया, स्कूल। मतलब अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब क्या सब कुछ जैसे करते थे वैसे देखिए, ये सेंटेंस पूरा और ये सेंटेंस पूरा, देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, बस इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया, इस नाते इसको हम सबसे पहले लिख लिए। ऐसे इसको भी करेंगे कि वह लखनऊ क्यों गए, मतलब इसमें क्यों बीच में आ गया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड हमको सबसे आगे लिखना है, फिर डिड लगाना है, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट मतलब वह की अंग्रेजी दे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गए, जाने की अंग्रेजी गो का फर्स्ट फॉर्म गो टू लखनऊ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम उम्मीद करते हैं
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैं विस्तार पूर्वक ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखे हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तब क्या करते हैं, पहले आता है तब क्या करते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का चारों सेंटेंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3 सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। अगला चौथा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का चौथा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसको यदि आप समझ लिए और लिख लिए हैं तो अगली हेडिंग आप डालिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सिर्फ आप हेडिंग डालेंगे अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव। आपके समझ में आ रहा होगा ये जगह हमने क्यों छोड़ी थी। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ये हेडिंग आप डाले होंगे। अब लिखिए रूल फर्स्ट यानी ये जो सेंटेंस है इसके बाद आप लिखेंगे रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लिखते रहिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति, अन्य सभी परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति ही करते हैं। देखिए आपको रोल लिखाया गया है कि यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं आ जाए, मतलब क्या वह स्कूल गया, तो क्या वह स्कूल नहीं गया। अगर इसी में नहीं आ जाए, क्या वह लखनऊ गए, तो क्या वह लखनऊ नहीं गए। वह लखनऊ क्यों गया, तो इसका हो जाएगा वह लखनऊ क्यों नहीं गया। अगर इसी में नहीं आ जाए, वह लखनऊ क्यों गए, वह लखनऊ क्यों नहीं गए। मतलब ये कि अगर इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी वाले में अगर नहीं आ जाए तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए हम, सब में सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हम बोर्ड पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखे थे सब कुछ वैसे लिखा है, बस क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में नहीं आ गया। मतलब क्या और नहीं दोनों शब्द अगर आ जाएं तो आपको ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव के जैसा ही करना है, बस एक नई चीज़ कर देना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ऐसा करने पर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य तैयार हो जाता है। एक सेकेंड आप इसको बोर्ड पे देख सकते हैं। और इसको यानी हमने तो बोर्ड में ज़रूर चेंज किया है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अलग लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास मिटा कर लिखने की व्यवस्था है, अब आपकी कलम मिटा के नहीं लिखी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट पढ़ाई कर चुके। अगली वीडियो में फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए, और हम फिर आपको अच्छी सी पढ़ाई लेकर के अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।